मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली स्थित हरियाणा निवास में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ 23 फरवरी को पेश किए जाने वाले हरियाणा के बजट को लेकर मंथन किया। बैठक में गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सबसे पहले पहुंचे और राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वो बजट को लेकर अपने सुझाव मुख्यमंत्री कार्यालय को दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों से बजट को लेकर सुझाव मांगे और जमीनी स्तर पर बजट को लेकर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही केंद्रीय और हरियाणा सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा की। सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में चल रहे परियोजनाओं और लंबित प्रोजेक्टों को लेकर भी बात रखी। वहीं सांसदों ने अपने क्षेत्र में उद्योग लगाने की मांग रखी। बैठक में बजट के साथ साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं 14 फरवरी को करनाल में आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने सांसदों के सामने 2024 का रोड मैप भी रखा। इसके आधार पर ही बीजेपी मतदाताओं के बीच जाएगी। तो आज इसी खबर पर हम खास खबर में चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रवीण अत्रे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, टीना करमवीर है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और ओंकार सिंह है, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवीण अत्रे जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने सांसदों से फीडबैक लिया है और उनसे सुझाव भी लिए हैं बजट को लेकर, लेकिन इसमें खास बात चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया है। तो क्या माने कि इस बार सौगातों का पिटारा ही खुलेगा क्या? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितने बजट अभी तक बतौर वित्त मंत्री पेश किए हैं, अगर आप किसी भी बजट को उठा के देखेंगे तो बजट का फोकस प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान और प्रदेश की आर्थिक सेहत, इनके ऊपर फोकस रहा है। इस बजट में भी जो प्रदेश का आर्थिक प्रबंधन किस तरह से और बेहतर हो, क्योंकि लगातार अगर आप पिछले बजट को देखेंगे, चाहे राजकोषीय घाटे को कम करने की बात हो, चाहे राजस्व घाटे को कम करने की बात हो, क्योंकि प्रदेश के हालात इस तरह के थे पांडे जी, जो मैं पहले ही चर्चा में बता चुका हूं कि हमारा बजट 2014-15 जो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो पेश किया था, मात्र 37,500 करोड़ रुपए का बजट था। लेकिन आज प्रदेश आर्थिक पटल पे इतनी तरक्की कर चुका है कि पिछला बजट जो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने पेश किया वो 1,70,000 करोड़ रुपए का। हम पंजाब से जब अलग हुए तो हमारी आर्थिक स्थिति पंजाब की बनिस्बत कमजोर थी। 1966 से लेकर 2014 तक पंजाब हमसे ज्यादा बजट पेश करता था। हमारा बजट पंजाब से कम रहता था। आर्थिक दृष्टि में हम पंजाब से कमजोर थे। लेकिन वर्तमान सरकार के आर्थिक प्रबंधन का नतीजा ये हुआ कि पिछला बजट जो हमने पेश किया वो 1,70,000 करोड़ रुपए का था और पंजाब का पिछला बजट मात्र 1,50,000 करोड़ रुपए का था। मतलब हम आर्थिक दृष्टि से पंजाब से भी ज्यादा मजबूत हो गए। प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं, 1,27,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी जब हुड्डा साहब सरकार चली गई। उसके बाद आज प्रति व्यक्ति आय 2,74,000 रुपए से ज्यादा है। हमारी जीएसडीपी दुगने से ज्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह के आर्थिक प्रबंधन के साथ हरियाणा प्रदेश सतत विकास की पथ पे चल रहा है। किसान भाइयों के लिए पिछले बजट में मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा जो फसली ऋण है उसका ब्याज और पेनल्टी माफ कर दिया था। जब केंद्र सरकार ने किसान भाइयों के लिए 6,000 रुपए सालाना की योजना लागू की तो हरियाणा सरकार ने समानांतर किसान भाइयों की 6,000 रुपए सालाना हरियाणा सरकार मदद करेगी, इस योजना को लागू कर दिया। आज प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर हो, केंद्र की जो आयुष्मान योजना जिसके अंदर 1,20,000 रुपए आमदनी की कंडीशन रहती थी, हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसका विस्तार किया, उसको 1,80,000 रुपए लेके गए। नतीजा ये हुआ कि लगभग 13 लाख परिवार हरियाणा के उस योजना में और ऐड हो गए और जिनका खर्चा कौन वहन करेगा? हरियाणा सरकार वहन करेगी। तो जब हरियाणा सरकार केंद्र के अतिरिक्त 13 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा दे रही है तो स्वाभाविक है, इससे पता लगता है कि हरियाणा की आर्थिक प्रगति किस स्तर पर पहुंच गई है। इस बजट के अंदर किस तरह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े और प्रदेश का किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़े, उस पर भी फोकस रहने वाला है। उद्योग जगत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करेंगे, इस बजट के अंदर आपको वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आता हूं अत्रे साहब, आता हूं आपके पास। मुद्रा भंडार बढ़ता है, उससे हमारी आर्थिक प्रगति और तेज होती है, ये हम जानते हैं पांडे जी। ठीक है अत्रे साहब, रोकना चाहूंगा आपको, आता हूं आपके पास फिर से। टीना करमवीर जी है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से।
टीना जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो से। ओंकार सिंह जी, साफ तौर पर एक तरीके से यह दिखाई दे रहा है कि अब जो ये बजट होगा इसमें चुनाव का भी असर दिखेगा, क्योंकि प्रवीण अत्रे जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार तो हमेशा से जन कल्याणकारी बजट पेश करती रही है, लेकिन सीएम साहब की जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने चुनाव को लेकर भी चर्चा किया है। ओंकार सिंह जी, आवाज नहीं मिल रही क्या आपको? ओंकार सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? टीना करमवीर जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी सर। टीना जी, ये कह रहा था मैं कि प्रवीण अत्रे जी को आपने सुना, सीएम साहब ने कल रात में सांसदों के साथ मंथन किया है बजट को लेकर, कैसा हो बजट। और प्रवीण अत्रे जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बजट तो हर बार जन कल्याणकारी रहा है और इस बार भी रहेगा, लोगों को सौगातें मिलेंगी। और इसके साथ सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के मंथन में चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है साफ तौर पर। आपको क्या लगता है किस तरीके का बजट हो सकता है इस बार? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि इस बजट को सारे सांसद मिलकर लोगों के बीच जाकर बताइए। कितनी अजीब बात है कि सांसद, उसका मतलब या तो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या फिर जनता तक जो बजट आया है वो पहुंच नहीं रहा। नहीं, मैं केंद्रीय बजट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हरियाणा की बजट की बात कर रहा हूं। जी, मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से जब से मोदी जी ने ऐसा कहा है तभी से तो यहाँ चर्चा शुरू हुई, तो बैठकें हुई हैं। इससे पहले कहाँ बैठक हुई थी? ये बैठक इसीलिए की गई है जब ऊपर से आदेश आया है कि आप लोग इस तरीके से कार्य करिए, तभी तो जाके खट्टर साहब को ये समझ आया है कि हमें अपने सांसदों को भी अलर्ट करना है, क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत नजदीक आ रहा है 2024, और जिस तरीके से 2024 में चुनाव है तो इसी को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने बैठक में कोई ऐसी बैठक नहीं थी जिस पर इस तरीके की चर्चा हुई। और ये बजट जो मैं बताती हूँ, कहना चाहती हूँ कि बहुत ही निराशाजनक बजट था, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। सेंटर की बात छोड़िए ना, मैं हरियाणा की बजट की बात कर रहा हूँ। मैं हरियाणा की बजट की मैं बताने चाह रही हूँ कि जिस तरीके से ये बजट जो केंद्रीय बजट था, उसके बाद जो अब हरियाणा में जो बजट आने वाला है उसकी स्थिति क्या होने वाली है, मैं उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। क्योंकि अब जिस तरीके से CMI की रिपोर्ट आई है 33% युवा है वो बेरोजगार है, तो इसका नीति ताकि जनता के बीच से ये वाहवाही आप ही वाहवाही कर सके, जबकि बजट जो हम पहले से हम जानते हैं कि जिस तरीके से। ठीक है, आता हूं आपके पास। ओंकार सिंह जी, आता हूं प्रवीण अत्रे जी आपके पास भी आता हूं, ओंकार सिंह से भी सवाल ले लेते हैं। ओंकार सिंह जी, प्रवीण अत्रे जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बजट कल्याणकारी होगा और सारे बजट जो भी पेश किए गए हैं सरकार के द्वारा उसमें जन कल्याण का काफी ख्याल रखा गया है। और इस बार मुख्यमंत्री जी ने अभी पीछे रात में ही मुख्यमंत्री जी ने सांसदों के साथ बैठक की है। कल उन्होंने दिन में फरीदाबाद में विधायकों के साथ बैठक की थी बजट को लेकर ही, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव को लेकर क्या रणनीति हो सकती है उस पर भी मंथन किया गया है। तो कैसे देखते हैं आप? दुर्गेश जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा जी कि ये इस सरकार का 9वां बजट है, और मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात तो क्लियर कर दी कि जैसे पिछले 8 बजट में हमने बढ़िया योजनाएं लाई, वैसे इसमें भी खाली हाथ होने वाला है। हाँ, एक बात इस बार सरकार की अच्छी लगी कि ये चर्चाओं का बजट हो गया। चर्चा कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, और आखिर में निकलेगा क्या? वही डाक के 3 पास। ये आपको भी मालूम है, ये मेरे को भी मालूम है। ये इस बार विशेष बात होगी कि ये बजट चर्चाओं का बजट होगा। जब तक ये बजट पेश नहीं होगा, आपकी चैनल पर डिबेट चलती रहेगी, हम भी आएंगे, ये भी आएंगे, चर्चाएं खूब होंगी, लेकिन निकलेगा क्या? वही डाक के 3 पास, निकलना कुछ नहीं है। हम चाहते हैं, हम इस सरकार को सुझाव देना चाहते हैं इनेलो की तरफ से कि इस बजट में विशेष तौर पर किसान, जो कि पिछले तकरीबन जब से सरकार दोबारा आई है तब से तो सड़कों पर है, उसका विशेष ख्याल रखा जाए। इन्होंने बोला था, आपको याद होगा दुर्गेश जी, कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को घर, नल और जल सब कुछ मिलेगा। ना नल मिला, ना जल मिला, ना घर मिला।
2022 तक किसान की आय तो दुगनी क्या करनी, उनके खर्चे, उनकी इनपुट, खाद, बिजली के बिल, इनपुट जो इक्विपमेंट है खेतीबाड़ी के, उनकी रकम ये जरूर डबल हो चुकी है, आमदन डबल नहीं हुई। और दूसरा, इस सरकार से दो व्यक्तियों को विशेष उम्मीद रहती है, एक किसान, दूसरा युवा, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हमारे साथी भाई कहते हैं बीजेपी वाले कि इनको बेरोजगारी तो नजर ही नहीं आएगी क्योंकि सत्ता में, इनको तब नजर आएगी जब कुर्सी नीचे से निकल जाएगी। जब बेरोजगारी के मामले में कहते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी है ही, सक्षम के बीच में युवा 6,000 रुपए में एम काम किया हुआ युवा नगर परिषद नगर निगम में बैठा 6,000 रुपए में, सक्षम वाला, ये बेरोजगारी है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार अगर मुख्य रूप से खेतीबाड़ी के लिए और औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं बनाए, इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। बद्दी, कालाअंब, नालागढ़, ये हिमाचल के ऐसे क्षेत्र थे जिनकी गिनती एक गांव में होती थी। आज इनमें जितना रेवेन्यू उतना पूरा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसमें रेवेन्यू क्रिएट कैसे हुआ? क्योंकि सरकार ने विशेष पैकेज लिया केंद्र से। विशेष पैकेज में क्या किया? जमीन सस्ती मिली उद्योगपतियों को, 10 साल का इनकम टैक्स और जीएसटी खत्म हुआ उनका, बिजली 1.5 रुपए यूनिट, दुर्गेश जी हिमाचल में बिजली इंडस्ट्री के लिए 1.5 रुपए यूनिट। ये कहाँ बैठी है सरकार? आप दीजिए हमारे को कोई पैकेज। जो अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला वाले, नारायणगढ़ वाले उद्योगपति बद्दी और कालाअंब चले गए, क्यों वापिस नहीं आएंगे? वापिस आएंगे, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। केंद्र में भी इनकी सरकार है। अब ये कहेंगे वो पहाड़ी क्षेत्र है जी। ओंकार सिंह जी, फिर से आता हूँ आपके पास। आप हरियाणा के लिए पैकेज लीजिए, मेरे को अपनी बात पूरी कीजिए। हरियाणा के लिए पैकेज लीजिए, इंडस्ट्री दीजिए हरियाणा। ठीक है ओंकार सिंह जी, आता हूँ आपके पास, फिर से आता हूँ, जवाब ले लेते हैं आत्रे साहब से। फिजिकल बजट, रेवेन्यू बजट, अरे भाई जनता को नहीं पता क्या फिजिकल होता है, क्या रेवेन्यू होता है। चर्चा करनी मेरे से कर लेना, फिजिकल और रेवेन्यू की। ठीक है तुम्हें, लेकिन बातों से जनता का पेट नहीं भरने वाला। जनता को दिखाना पड़ेगा। अगले साल चुनाव है 2024 में, पता लग जाएगा आपको भी। इसीलिए तो मैंने भी कहा कि इलेक्शन है और चुनाव पर भी चर्चा हुई है, चुनाव को लेकर भी, और बजट से पहले चर्चा हो रही है, तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत हो रही है। तो ये विपक्षियों के लिए भी अल्टीमेटम हो सकता है, उनके लिए भी अलार्म की घंटी है। अत्रे साहब जी, देखिए ऐसा है पांडे जी, मुझे तो हैरानी हो रही है। आईएनएलडी के हालात तो वो हो गए खिसियानी, दिल्ली, खंबा, लोची। सवाल भी खुद कर रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं अपने सवाल का। ये कहते हैं कि देखिए हिमाचल के अंदर बद्दी, नालागढ़ के अंदर उद्योग लगे और वहां पे रेवेन्यू जनरेट हुआ। इनको एक और बता देता हूँ कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही है। उत्तर पूर्व जो राज्य हैं ये खुद जवाब भी दे रहे हैं कि साहब ये आप कहेंगे कि वो तो पहाड़ी क्षेत्र है, इनको शायद जानकारी नहीं है लेकिन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहाड़ी पिछड़े राज्य हैं, केंद्र सरकार उनको एक स्कीम के तहत ये लाभ देती है कि वहां पे किस तरह से रोजगार सृजन हो, क्योंकि वो पहाड़ी पिछड़े क्षेत्रों के उसमें कैटेगरी में आते हैं। ये बात जानते हैं ये अच्छी तरह से। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आ जाता है पांडे जी, ये तुलना से बड़ा घबराते हैं। ये कहते हैं कि देखिए जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे तो फिर ये कहेंगे फलानी सरकार फलानी सरकार। पांडे जी मुझे एक बात बताएं, आप भी जब अपने चैनल की टीआरपी की बात करते हैं तो तुलना करते हैं ना दूसरे चैनल से, तो जनता को पता लगेगा कौन बेहतर कर रहा है। तो हम जब अपना काम बताने के लिए पिछली सरकारों से तुलना करते हैं तो इनको परेशानी क्यों होती है? क्योंकि इनके झूठ का पर्दा खुलता है। जो आईएनएलडी के प्रवक्ता यहां बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं किसानों के लिए, किसान का ख्याल रखना चाहिए, जब आप सत्ता में थे आपने क्या किया? ना आपने कभी किसान की सरसों एमएसपी पे खरीदी, ना आपने सूरजमुखी एमएसपी पे खरीदी। आपने आखिरी साल में बाजरा एमएसपी पे खरीदने की बात कही, आखिरी साल में, क्योंकि चुनावी लाभ लेना चाहते थे। लेकिन पहले 5 साल, क्योंकि 1999 में सरकार बनी थी, उसके बाद 2000 में बन गई, तो पहले 5 साल आप सोते क्यों रहे थे? और दूसरी बात जो सबसे विशेष है, जो सरकार किसान का हर एक दाना एमएसपी पे खरीद रही है। पांडे जी फिगर देता हूं, 2014 के अंदर सरकार ने एमएसपी पे, क्योंकि एमएसपी पे गेहूं और धान जो है केंद्र सरकार खरीदती है, हम सब जानते हैं, उसका पैसा केंद्र से आता है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जाती है। वर्तमान सरकार पिछले सीजन के अंदर 74 लाख मीट्रिक टन खरीदती है। अब दो बातें हैं पांडे जी इसमें, या तो किसान की उपज जो हमने योजनाएं दी उससे उपज बढ़ गई, या कांग्रेस उस वक्त किसान की सारी फसल खरीदती नहीं थी। दोनों में से एक बात तो सच है। अब मित्र इस बात को मानने में परेशानी महसूस करते हैं। आईएनएलडी के प्रवक्ता से आप ये पूछिए जब आप सत्ता में थे बजट कितना था प्रदेश का? आपने ऐसी कौन से पहाड़ खोद दिए थे तरक्की के लिए? आपने केवल सोचना ही तो किया था।
और शोषण का नतीजा ये था कि आपके समय में तो पंजाब हमसे बजट में 4 गुना बड़ा था, 4 गुना। और यहां बैठ के भाषण दे रहे हैं और अपने सवालों के जवाब खुद दे रहे हैं। अब देखिए, कहते इन्होंने कहा था नल से जल, कल बाकायदा देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर बताया कि 8 करोड़ लोगों को नल से जल इस सरकार ने दिया। अरे भाई, 70 साल हो गए थे देश को आजाद हुए। जो लोग सत्ता में रहे, शर्म करनी चाहिए थी उनको कि एक जो बेसिक जरूरत है, नल से जल, शौचालय, ये तक नहीं आप दे पाए। इस सरकार ने आके जनता की समस्याओं को समझा। 11 करोड़ घरों के अंदर शौचालय इस सरकार ने आके दिया, लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो बेसिक जरूरत है उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, जो बेरोजगारी का जिक्र करते हैं, केंद्र के अंदर जब बजट पेश होता है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट लोकसभा में रखी गई, जो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट तौर पे बताया गया कि पिछले साल 8.1% बेरोजगारी थी, इस बार 7.8%, मतलब पहले से घटी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की बेरोजगारी के बारे में विधानसभा में बताया, परिवार पहचान पत्र के आंकड़े जारी किए। उसके बावजूद झूठ का राग लाभ के मेरे मित्र विधवा विलाप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। ये बार बार एक बात कहते हैं कि देखना 2024 में, यही तो हम कह रहे हैं कि 2024 में अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसको ढूंढने का प्रयास आप झूठ के सहारे करते हैं। जनता जानती है सच और झूठ के अंतर को। झूठ की राजनीति नहीं चला करती, क्योंकि जो योजनाएं प्रदेश सरकार ने लागू की है उसका लाभ जिन लोगों को मिल रहा है, वो लोग तो बताते हैं ना। ठीक है अत्रे साहब, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। टीना करमवीर जी, टीना करमवीर जी, आवाज मिल रही है आपको? ओंकार सिंह जी, जवाब दीजिए आप अत्रे साहब का। ओंकार सिंह जी, सलाहकार कमेटी ने एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स इशू किया है, उसमें हरियाणा का सबसे निचला स्थान है। अब ये हंस के दिखाएंगे, 33.04 नंबर मिले हरियाणा को। और सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स क्या होता है? सुरक्षा और जो हत्याएं, रेप, ऐसे से जो जघन्य अपराध होते हैं, महिलाओं के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध, उनका मिला जुला जो इफेक्ट होता है वो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स होता है। उसमें हरियाणा सबसे निचले स्तर पर है। ये इनकी कानून व्यवस्था की पोल खोलता है ये इंडेक्स। जैसे बातों के गड़े बनाते हैं, बातों से पकोड़े नहीं बनने वाले। जनता को तो ये नजर आना चाहिए आपने दिया क्या। परिवार पहचान पत्र को लेके 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए, 4 लाख लोगों की बुढ़ापा पेंशन काट दी, 42,71,000 प्रॉपर्टी आई थी गलत, अधिकतम गलत। उसके लिए जनता लाइन में खड़े कर दी। चिंता ना कीजिए, अब लाइन में खड़े होने का टाइम आपका है। आप इन नालों की क्या तुलना करोगे? इन नालों के टाइम में 2000 करोड़ सरप्लस था, 2000 करोड़ लोग कर लीजिए सरप्लस, नेट को भी चेक कर रहा था। 3 लाख आखिरी बजट कितने रुपए का पेश किया था? आप हर बार कर्जा ले रहे हो, हर बार कर्जा ले रहे हो। आखिरी बजट कितने का पेश किया था ये बता दो। हिंदू मुस्लिम यही तो काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे आप सिर्फ जयंतियां मनाइए जयंती, लेकिन युवा को रोजगार दीजिए। आता हूं, किसी काम पे लगा। ओंकार सिंह जी आपके पास आता हूं। टीना करमवीर जी, मैम अत्रे साहब को आपने सुना होगा और ओंकार सिंह जी को भी आपने सुना होगा, जवाब दीजिए। देखिए, मैं उनको सुन नहीं पाई थी, मैं एक्चुअली बाहर मेट्रो में हूँ। नहीं जी, इनका जो समय है अभी खत्म हो गया है। ये बहुत अहंकारी सरकार है। ये नहीं चाहती है कि सिर्फ इनके घरों का, जो इनके खुद के सांसद है, मंत्री है, सिर्फ उनका फायदा हो। जनता का फायदा इन्होंने कभी सोचा नहीं। अगर ये सोचते तो इनके लिए काम करते। अब मैं इनको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से CMIE की रिपोर्ट आती है, 33% हरियाणा में जो है कि युवा बेरोजगार है, लेकिन वहीं पर यूपी और गुजरात में आती है तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि देखिए ये रिपोर्ट से कितनी अच्छी रिपोर्ट है, और हरियाणा में अचानक से ये रिपोर्ट इनके लिए ये उसके बारे में बोलने शुरू कर देते हैं कि ये खराब रिपोर्ट है, गलत रिपोर्ट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की जनता ने, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, हर कोई परेशान है। आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर आते हैं। नो डाउट इसमें हम लोग सराहना करते हैं कि इनके इनिशिएटिव अच्छे होते हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे कुछ हो। लेकिन वहीं आप देखिए कि जिस
देश का नाम रोशन किया। विनेश फोगाट से लेकर जितनी महिलाएं थी वो संसद पर, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये अपनी समझिए कि संदीप सिंह का अगर बात करें महिला कोच का, वो बता रही हैं कि जिस तरीके से वो फोन करके धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। तो इसे समझने की जरूरत है कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है इस राज्य के अंदर, इस प्रदेश के अंदर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, न किसी के पास रोजगार है। लेकिन ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करेंगे क्योंकि इनकी जुमला सरकार है। अब इसको जुमला सरकार कैसे कहेंगे? 2 करोड़ का वादा किया था, वो नहीं कर पाई पूरा। इन्होंने 15 लाख अकाउंट में भेजने का वादा किया, वो भी नहीं हो पाया। और आप देखिए कि 14 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर इन्होंने बेरोजगारी की लाइन में कर दिया। अब ये कहेंगे कि 80 करोड़ तो हमने 80 करोड़ जनता को इन्होंने कहा है कि राशन देने वाले हैं। तो सोचिए कि पूरे देश की जनता को इन्होंने सिर्फ राशन की लाइन में खड़ा करने का काम किया है। रोजगारी के नाम पर या कोई ऐसा प्रावधान आप मुझे ये अपने मुंह से डाटा हमें दे सकते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट का डाटा उठाकर देखिए, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट हो, फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर है भारत। आप इसको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से देश की जो हालात है, अर्थव्यवस्था को इन्होंने गर्त में लाकर खड़ा कर दिया है। हम इसको ये कह सकते हैं कि नहीं हम विपक्ष हैं तो हम इनकी प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो हम जाहिर तौर पर हम इनकी प्रशंसा करें, पर करे कुछ करके तो दिखाएं कुछ जनता को। अब सिर्फ बजट में इन्होंने क्या ऐसा प्रावधान किया है जिसपे हम इनकी प्रशंसा करें? नहीं, अभी तो प्रदेश का बजट आने वाला है और मुख्यमंत्री जी खुद सबसे मिल रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं, सांसदों से राय लिया, विधायकों से राय लिया। इवन उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो भी अलग अलग पार्टियों के विधायक है वो भी अपने राय दे दें। तो वो तो चाहते हैं कि पूरी तरीके से एक समावेशी बजट हो। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? बजट तो ये कभी दे ही नहीं सकते हैं। सोशल जस्टिस इनके बजट में कभी नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, कोविड काल के बाद जिस तरीके से जनता जो है वो त्राहिमाम थी, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इनसे हम उम्मीद कैसे करें? इनको 8 साल से ज्यादा समय हो गया है, जनता ने इन पर भरोसा किया, इनको वोट दिए, लेकिन इन्होंने जनता के लिए क्या किया? अगर यहाँ प्रवीण अत्रे जी बैठे हैं तो ये बताएं, क्योंकि चैनल के माध्यम से डाटा देना कि कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है, कितने लोगों को इन्होंने ऐसा प्रावधान किया है जिससे कि जनता ठीक है, ले लेते हैं जवाब। प्रवीण अत्रे साहब दीजिए जवाब। पहले रोजगार का हरियाणा का जवाब दे देता हूँ। 12.5 लाख युवाओं को प्राइवेट उद्योग के अंदर समायोजित इस सरकार ने किया। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां इस सरकार ने दी। जिस सक्षम युवा योजना का जिक्र ओंकार जी कर रहे थे, 86,000 युवाओं को वहां समायोजित किया। ये कहते थे कि देखिए मात्र 6,000 रुपए पे काम कर रहा है एक ग्रेजुएट युवा। इनको शायद पता नहीं, जिस बेरोजगारी भत्ते की चिल्ला चिल्ली करते थे वो सक्षम युवा योजना है, बेरोजगारी भत्ता। लेकिन सरकार ने युवाओं के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, युवा याचक ना बने, तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि युवाओं से महीने में 100 घंटे काम लिया जाएगा, जिसकी एवज में उनको ग्रेजुएट को 6,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट को 9,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, जिससे उनके बंधन का सम्मान का भाव बना रहे। उनको लगे कि हमें मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा, हम काम कर रहे हैं, इस एवज में हमें मिल रहा है। ये तो है रोजगार का विषय। अब देखिए, कोविड काल का जिक्र किया कांग्रेस की प्रवक्ता ने कि ये तो घरों में बैठे थे। पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसका कार्यकर्ता उस महामारी के दौरान भी सड़कों पे था, जनता के कष्टों के निवारण के लिए, उनकी मदद के लिए काम कर रहा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। कांग्रेस के मित्रों ने तो बहुत कोशिश की कि किसी तरह से देश को डिरेल कर दिया जाए, इस तरह का प्रोपेगेंडा वैक्सीन के बारे में। आज पूरा विश्व कोविड के अंदर भारत सरकार की मैनेजमेंट की प्रशंसा कर रहा है। 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाना इसकी प्रशंसा कर रहा है। 200 करोड़ से ज्यादा डोज भारतवासियों को बनाना इसकी प्रशंसा हो रही है। आज टीना करम आपको मैं बताना चाहती हूँ, नहीं, ग्लोबल चैनल्स पर आप देखिए कि ग्लोबल में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छूटू हुई है। आप सोचिए, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। पांडे जी, आप इनको बीच में पांडे जी को चुप कराइए। नहीं, गंगा सुन लीजिए, आपके पास फिर से आता हूँ, जवाब दे दीजिएगा। भाई बीच में ना बोलो। देखिए, टीना करमवीर आज मेट्रो में बिना मास्क के घूम रही हैं, इसीलिए घूम रही हैं कि मोदी जी ने मैनेजमेंट की कोविड की और इनको वैक्सीन लगी। वरना आप अमेरिका चले जाए, जर्मन चले जाए, इटली चले जाए, बिना मास्क के घूम के बता दे, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए ये इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं कि बाद में तो चर्चा का विषय बन जाएगा, अब तो ये सांसदों से चर्चा करेंगे। अरे इस लड़की को समझाओ पांडे जी, इस लड़की को टीना जी, आता हूँ आपके पास। ये सब्जी मंडी ना बनाए।
देखिए अब ये इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि देखो ये तो चर्चा का विषय हो जाएगा, इसकी तो चैनल पे चर्चा होगी। भाई ना हो चैनल पे चर्चा करने, किसने बुलाया? क्यों परेशान होते हो? लेकिन ये भूल जाते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब पहला बजट पेश किया था तब उन्होंने ये रिवायत शुरू की थी कि हर पक्ष से उसकी राय जानी जाएगी, चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, उसके सुझाव लिए जाएंगे, किसानों संगठनों के सुझाव लिए जाएंगे, उद्योगपतियों के सुझाव लिए जाएंगे, व्यापारियों के सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। ये रिवायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू की थी। और ये कह रहे हैं कि देखिए जी अब तो इन्होंने, मोदी जी ने कह दिया है सांसदों को कि आप केंद्र के बजट की चर्चा कीजिए, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं, ये भी अच्छा है, मोदी जी ने कहा, ये भी अच्छा है कि जनप्रतिनिधि चाहे और अपनी योजनाओं को जनता के सामने रखे, ये भी अच्छा कदम है। नहीं तो हमने कब कहा है कि ये बेकार है, बुरा कब कहा हमने? मनोहर जी ने 5 साल पहले, लेकिन इनको अक्सर तभी आती है क्या? जब देश का प्रधानमंत्री बोलते तब इनको अक्ल आती है, इससे पहले घरों में बैठे रहेंगे। ठीक है, अत्रे साहब आता हूँ आपके पास, आता हूँ। एक बात और कह दूं, ओंकार जी ने 1-2 बातें कही थी, उनका जवाब भी दे देता हूँ। हालांकि ओंकार जी ने नहीं बताया कि इन्होंने आखिरी बजट कितने का पेश किया था, मैं बता देता हूँ पांडे जी। मात्र 2300 करोड़ रुपए का बजट था पांडे जी। इस प्रदेश के हालात ये थे कि सड़क नाम की चीज भी इस प्रदेश में होती थी। यार हाईवे है इस प्रदेश के अंदर, एक बार जाके चेक तो कर लो। कांग्रेस कार्यकाल में 2 किलोमीटर इनसे पूछिए कि हरियाणा पे कितना कर्ज बढ़ा हुआ है, इनसे पूछिए कर्ज चढ़ा हुआ है हरियाणा प्रदेश पर। मैम सारी बातों का जवाब ले लेंगे टीना जी, सारी बातों का जवाब लेंगे। आपके पास अभी बहुत टाइम है डिबेट में, आपके पास फिर से आऊंगा, आप फिर से सवाल रखिएगा अपना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने सवाल किया कि कर्ज कितना था। ये पहले तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि पेंशन काटती, बुढ़ापा पेंशन पाने की सुनने की चीज है। अत्रे साहब एक बार ओंकार सिंह जी के पास में जाता हूँ, ओंकार सिंह जी की भी बातें सुन लीजिए और सबका जवाब दीजिए। आप तो जवाब देने के लिए ही हैं, आपकी जवाबदेही, आप जवाब दीजिए, लेकिन सवाल लेते रहिए, जवाब देते रहिए। जी ओंकार सिंह जी। दुर्गेश जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने जाना है, मेरे को 5 मिनट दे दीजिए। और मैं अपने भाई प्रवीण मित्रों से भी माफी चाहता हूँ कि आप जवाब देना, मैं सुनूंगा जरूर। दुर्गेश जी, इन्होंने बोला हमने 11 करोड़ शौचालय बनाए, उससे पहले तो हमारे पास शौचालय थे ही नहीं। हमें तो कई बार शक होने लग जाता है कि 2014 में हम आजाद हुए, क्या हम 2014 में ही पैदा हुए? मेरे को तो समझ नहीं आती। जो भी चीज है 2014, जो भी चीज है 2014। मोदी जी है तो मास्क कट गया। अरे भाई अमेरिका में मास्क मोदी जी ने कहा, चाइना में मास्क मोदी जी ने कहा। बहुत अफसोस की बात है। आप बजट पर बात कीजिए, आज बजट की बात हो रही है, आप सुझाव ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सुझाव ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुझाव लीजिए। हम भी तो सुझाव ही दे रहे हैं कि किसान के लिए परियोजना कीजिए, युवा के लिए कीजिए, उद्योग को। आप ये कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में विशेष योजना, अरे भाई कोई कानून है क्या? केंद्र में आपकी सरकार है, आप चाहो 370 रद्द की, आप चाहो राम मंदिर बन गया, आप चाहो तो हरियाणा को विशेष योजना मिल सकती है। ये बेवकूफ न बनाइए जनता को। अरे आपको पता ही कुछ नहीं है यार, ये ज्ञान दे रहे हो। पहाड़ी पिछड़े क्षेत्रों के लिए साहब आता हूँ आपके पास, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष योजना है, आपको जानकारी नहीं है क्योंकि आप अम्बाला से बाहर निकलेंगे कभी, आपको क्या पता लगा केंद्र सरकार की योजना होगा? आपकी पार्टी कभी हरियाणा से बाहर निकली, आपको क्या पता केंद्र सरकार की योजना होगा? आपके योजना है जानकारी समझिए। अत्रे साहब आवाज नहीं आ रही है ठीक से, दोनों लोगों की आवाज टकरा रही है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने जाना है जी। मेरी बात पहले समझ लेना। ओंकार सिंह जी बोलिए। पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं जी हाँ होती है। देखिए ये कहते हैं हमने 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिए उज्ज्वला के तहत। और अभी पहले सिलेंडर ही नहीं थे। एक परिवार में एवरेज 6 व्यक्ति मानते हैं हम। 10 करोड़ का मतलब है 60 करोड़ लोगों को इन्होंने बेनिफिट दे दिया। अरे भाई आपने शौचालय बना दिए, अरे खाने की व्यवस्था करोगे तभी तो शौचालय जाएगा, कैसे जाएगा? रोजगार आपने छीन कर तो रहे हैं ओंकार सिंह जी, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम खाना भी खिला रहे फ्री में। 2,75,000 रुपये आप कहते 2,75,000 रुपये पर कैपिटा इनकम है, मैं मान गया। लेकिन बीपीएल परिवार कितने हैं? 10 लाख के बीपीएल के कार्ड तो आपने काट दिए। ये जनता बख्शने वाली नहीं है। आपको तो 2019 में जनता ने नकार दिया था, 47 से 40 सीट आई थी। और आप बार बार आप इनेलो की बात करते हैं, आपको इनेलो का फोबिया हो गया। अगर इनेलो से इतना ही आपको डर लगता है, इतनी नफरत है, तो जिस पार्टी से आपने गठबंधन किया है वो पार्टी कौन है? वो पार्टी इनेलो की पार्टी है, उनकी विचारधारा भी किसानों की। इनेलो से इन्हें क्यों नफरत होगी? इन्हें नफरत क्यों होगी इनेलो से? इनेलो के साथ में भी गठबंधन की सरकार रही है। स्वार्थी लोग उनका स्वार्थ योगदान ले रहे हो ना आप,
उनकी विचारधारा भी नैनो की विचारधारा है। इनको पार्टी ने चुनाव लड़ने को बोला था, ये पहले क्यों बातें छोड़ के चुनाव से आपका आज पूछ लीजिए। बजट में आप अगर चाहते हो हरियाणा को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाइए, चुनाव भाग्य क्यों छोड़ के भाग्य क्यों गए थे? स्कूल ओंकार जी पिछला चुनाव क्यों छोड़ के भाग गए थे? अत्रे साहब बच्चों को शिक्षा प्लीज आता हूं आपके पास। इनसे पूछ लीजिए सवाल, ये पिछला चुनाव छोड़ के क्यों भाग गए थे? इनको तो टिकट भी थी पार्टी ने, इनकी क्यों छोड़ गए थे भाग्य? आपने पूछ लिया, आपने खुद ही पूछ लिया, जवाब नहीं दे रहे ना, जवाब नहीं दे रहे। मैंने जाना है, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं माफी चाहता हूँ, धन्यवाद। टिकट छोड़ के भाग गए थे पार्टी की चुनाव में, पिछले में 2019 में विधानसभा की। ठीक है अत्रे साहब जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये जो मैं पेंशन के ऊपर बात करने लगा था, जो ओंकार जी कह रहे थे 4 लाख पेंशन काट दी है, पांडे जी समझना पड़ेगा 2016 में जब प्रदेश सरकार ने डीबीटी लागू किया कि बुजुर्गों की पेंशन के खाते में सीधा जमा होगी, पहले भी इन्होंने आलोचना की इस योजना की, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये योजना लागू ना हो, लेकिन जब योजना लागू हुई और उसको आधार से लिंक किया तो पांडे जी जानकारी ये मिली कि 3.25 लाख ऐसी पेंशन थी जो लोग इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन पहले उनका पैसा जाता था। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है वो पैसा किसकी जेब में जाता था भाई? जो आदमी दुनिया में नहीं था उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा था? क्योंकि उस टाइम डीबीटी तो थी नहीं, बैंक खाते में डायरेक्ट जमा नहीं होते थे, कैश पैसा दिया जाता था। जिन लोगों की जेब में वो पैसा जा रहा था वो लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत आलोचना की, बहुत कोशिश की डीबीटी लागू ना हो। आपको हैरानी होगी, डीबीटी जब हरियाणा में लागू हुई, जितनी योजनाओं का फायदा आम जनता को मिलता है, चाहे वो पेंशन की बात करे, चाहे वो सब्सिडी की बात करे, 1000 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का बचना शुरू हो गया। अब ये पैसा किसकी जेब में जा रहा था? पांडे जी आप शायद समझ सकते हैं कि आलोचना कौन करता है? जिसके पेट में लात लगती है। जब पारदर्शिता आई, जो लोग उसमें बेरोजगार हुए वो लगातार ये शोर मचाते हैं कि हरियाणा में तो बहुत बेरोजगारी है, जबकि प्रदेश सरकार के पास जनता का खुद डिक्लेरेशन है। परिवार पहचान पत्र में प्रदेश की जनता ने तो खुद बताया ना कि मेरे पास रोजगार है या मैं बेरोजगार हूं, नौकरी कर रहा हूं या व्यापार कर रहा हूं। तो जब 6 लाख लोग ये कहते हैं कि हम बेरोजगार है, लेकिन ये बार बार एक ही बात 30% बेरोजगारी, 28% बेरोजगारी, ये झूठ का जो नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता है ये उसमें कामयाब नहीं होता। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। इन्हीं ओंकार जी की पार्टी में एक लड़का, नाम नहीं लूंगा, इनके ऑफिस में बैठता है, जब किसान का पैसा सीधा किसान के खाते में जमा होगा, जब फसल का मुआवजा सीधा किसान के खाते में जमा होगा, उसने व्यक्तिगत तौर पे मुझे बताया कि मेरे फादर के अकाउंट में 97,000 रुपया आए और मैंने फादर ने मेरे से पूछा ये पैसा कहां से आया? कहता तब मैंने चेक किया, पता लगा वो कपास की फसल खराब हुई थी जिसका मुआवजा आया। तो इस हरियाणा सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था लागू कर दी थी और 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक फसली मुआवजा ये सरकार दे चुकी है पांडे जी। उसके अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा भी है और आपदा प्रबंधन का पैसा भी है। मतलब जो किसान बीमा नहीं करवाते और उनकी फसल खराब हो जाती है उसको प्रदेश सरकार मुआवजा देती है, वो पैसा इसमें इंक्लूड है। 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 15,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिलता है हरियाणा के अंदर, देश में सबसे ज्यादा। आज हालात ये है, भावांतर भरपाई योजना की वजह से जो किसान पहले अपनी सब्जी मजबूरी में कभी सड़क पे फेंकने में मजबूर होता था, कभी आलू प्याज दिया, कभी टमाटर, आज आप सुनते हो पांडे जी कभी किसान को ने अपनी सब्जी सड़क पे फेंकी? क्योंकि किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की। करीबन 16 सब्जियों और फल इस योजना में शामिल किए। इस तरह से किसान को जोखिम फ्री किया, किसान को सशक्त किया है, मजबूत किया है। क्रेडिट कार्ड में अत्रे साहब ने सारी चीजें गिना दी कि क्या क्या सरकार कर रही है किसानों के लिए और क्या किस वर्ग के लिए कर रही है। मैंने इनसे सवाल किया था कर्ज पर, ये कर्ज पर जवाब नहीं दे पाए। सही बात, इन्होंने नौकरी की बात की। आप ये देखिए कि सरकारी नौकरी की इन्होंने परिभाषा कैसे बदली है। आप डीसी रेट पे नौकरियां दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि इनको ये कह रहे हैं कि भाई नौकरियां दी है हमने जनता को, तो डीसी रेट वाली को जो ये देते हैं कितना देते हैं ये खुद बताएंगे कि कितना। ये आपका किसी भी एक युवक है जो एक पीएचडी किया हुआ है, वो आज क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा है। आप सोचिए इस प्रदेश की युवाओं की शिक्षा का क्या मजाक, बड़ा मजाक किया है कि जो पीएचडी है वो पियोन का आप देखिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है, वो ऐसे जिसे कहें बी ग्रेड की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। ऐसा क्यों? ये नाइंसाफी या ये कहें कि जिस सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं अपने आप में बहुत गलत बात है। और अगर ये बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरी, इन्होंने कहा कि भाई हम फैमिली आईडी में, अब क्या इस बात का क्या प्रूफ है कि ये जिस तरीके से डाटा जो है ये फेक डाटा दिखाकर जनता को गुमराह करने का लगातार काम कर रहे हैं। इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि हाँ जनता से भी भूल हुई है कि क्योंकि आप इनकी मंशा नहीं समझ पाई।
अगर इनको राजनीति में जिस तरीके से कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर क्यों भ्रष्टाचार के इतने, अगर ये ठीक से सीबीआई और IB इंटेलिजेंस जो ये ठीक से काम करे तो इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि किस तरीके से ये लगातार घोटाले कर रहे हैं। क्योंकि आप इसको समझिए। मीना करमवीर जी, आता हूं आपके पास। रजवंत टहनीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो से। रजवंत साहब, आता हूं। अत्र साहब आपके पास भी आता हूं, रजवंत साहब से सवाल ले लें। रजवंत साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार बैठकें कर रहे हैं बजट को लेकर। प्री बजट मीटिंग हो रही है बजट से पहले और तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत हो रही है और उसके साथ ही चुनाव की भी तैयारी चल रही है। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ बैठे हुए यहाँ पर, इन्होंने तमाम योजनाएं सरकार की गिना दी और कह रहे हैं कि इस बार भी जन कल्याणकारी बजट होगा और विपक्ष के लिए कहीं कुछ नहीं बचता है। देखिए, ऐसा है कि हम खुद चाहते हैं कि जन कल्याणकारी बजट आए। हम इस चीज में सरकार को जिस हिसाब से सरकार जो पहल करना चाहती है, हम भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन करना चाहते हैं। लेकिन कहीं सरकार ऐसी अपनी नीति लेके तो आए। आज जिस प्रकार से बेरोजगारी की जो बात हो रही है, अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता जो चीज बता रही थी, बिल्कुल हकीकत है कि सरकार अगर बेरोजगारी को कम करने की बात करती है, हरियाणा में अगर हम बात करें तो बार बार ये बात है कि बेरोजगार यहाँ पर कम हो गए हैं। लेकिन बेरोजगार कम कहाँ हुए? अगर एक नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद भी अगर कोई युवा अगर बेरोजगार होता है तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या उस युवा की कोई कमी है? अगर PhD पास भी युवा अगर बेरोजगार है तो उसकी वो क्या उस युवा की कमी है? ये सरकार को देखना है। MBBS पास अगर MBBS करने के बाद भी अगर डॉक्टरों को नौकरी नहीं मिलती है तो ये कमी हम किसकी बताएं? उन युवाओं की बताएं। तो ये सरकार को ये चीज चिन्हित करनी है कि जो एक हाईली एजुकेटेड या हाईली क्वालिफाइड जो बंदे हैं उनको तो हम कम से कम आइडेंटिफाई करके और उनको अगर सही अगर हम नौकरी दें तो कम से कम ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार की हमने इस लेवल की जो पढ़ाई पूरी करने के बाद, एक हाई लेवल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको तो कम से कम हमने नौकरी देने का काम किया। लेकिन यहां पर हर तरह से सरकार विफल है। आज हम बात करें कि किसी भी वर्ग की ले लीजिए, हर वर्ग सरकार के खिलाफ है। चाहे अगर हम किसानों की बात करें तो किसान इनके खिलाफ है, कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी इनके खिलाफ है। आज जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच हैं वो सरकार के खिलाफ है। ऐसा कौन सा वर्ग है जो सरकार से खुश है? मुझे नहीं लगता सरकार से कोई वर्ग खुश है, सिवाय सरकार के नुमाइंदों को छोड़कर सरकार से कोई खुश नहीं है। चोरी छुपे तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी ये कहते हैं कि ये सरकार किसी भी प्रकार की इसकी जो कार्य प्रणाली है वो समझ में ना तो हमारे आ रही ना किसी और के आ रही। आज हालात ये है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। आज इनके सरकार में आज ये बार बार ये तो कह रहे हैं नशे में पूरे हरियाणा प्रदेश को उड़ता पंजाब की जो बात होती थी वो आज हरियाणा का उड़ता हुआ हरियाणा दिखाए नजर आ रहा है। नशे पे काबू करना किनका काम है? सरकार का काम है। लेकिन सरकार इसमें भी नाकाम रही है कहीं ना कहीं। हम निश्चित तौर पर सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो प्री बजट है या बजट ऐसा है जिससे हरियाणा के युवाओं को या उद्यमियों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां हरियाणा एक विकास की ओर बढ़े। विकास केवल और केवल किताबों में या इनके कह सकते हैं हम इनके कागजों में विकास तक सीमित किया हुआ है उन्होंने। धन्यवाद साहब, आता हूं आपके पास। प्रवीण अत्रे जी, अभी सोशल सिक्योरिटी की तमाम बात, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। सोशल सिक्योरिटी की तमाम बात होती है, लेकिन मुझे जो जिस्ट लगा रजवंत साहब की बातों का, वो क्वालिफिकेशनल सिक्योरिटी भी चाहते हैं। क्या कहना आपका? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि आलोचना के स्तर को समझना पड़ेगा जी। चुनावी भाषण दे तो मैं बहुत बढ़िया दे सकता हूँ पांडे, जितना मर्जी दिलवा लो, मैं 2 घंटे देता रहूंगा। लेकिन अगर हम फैक्ट पे बात करेंगे, तथ्य रख के बात करेंगे तो शायद जनता को अच्छा लगे। बिल्कुल। रजवंत जी तो भाषण दे रहे थे, एक फैक्ट बताया, बोले MBBS डॉक्टर बेरोजगार है। अब आप समझिए इस बात को कि क्या MBBS डॉक्टर बेरोजगार हो सकता है? एक तरफ तो हरियाणा सरकार बॉन्ड पॉलिसी लेके आती है, जो बच्चे MBBS कर रहे हैं उनके सामने ऑफर रखती है कि आपको अपने 5 साल सरकार सेवा में देने पड़ेंगे, उनको बाध्य करती है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि MBBS डॉक्टर तो बेरोजगार है हरियाणा के अंदर, जबकि ये जानते हैं कि MBBS डॉक्टर अगर नौकरी ना करना चाहे तो वो अपनी प्रैक्टिस से लाखों रुपया कमाता है। ये सब जानते हैं और हमें इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी भी हमें डॉक्टरों की जरूरत है। बिल्कुल पॉसिबल पांडे जी, MBBS डॉक्टर बेरोजगार हो जाए तो इसको कहते हैं झूठ। मतलब आप पढ़ा पढ़ाया झूठ लेके आते हैं, एक भाषण देते हैं और अपने कर्तव्य की पीछे नहीं करते हैं, चले जाते हैं। भाई फैक्ट के ऊपर बात करो, अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे जो बेरोजगारी की बात करता हूँ, देखिए मैं भाषण देना शुरू कर दूं कि जी बहुत बेरोजगारी है, जी बहुत बेरोजगारी है। मैं एक संस्था CMI की रिपोर्ट उठा लेता हूँ, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता, हम सब जानते हैं मिस्टर शाह के बारे में, चुनावी मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर थे कांग्रेस के 2019 में, P चिदम्बरम साहब के साथ काम करते थे, हमें सबको पता है उसका। रणदीप सुरजेवाला जी के तो बहुत नजदीकी मित्र है वो, मैं जानता हूं इस बात को। वो एजेंसी कुछ कह रही है, उसको तो कहते हैं मान लो आप। लेकिन जब NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नीति आयोग,
सरकार, विधानसभा में और जनता खुद जो बात कहती है कहते हैं उसको न मानो, वो गलत है। तो इससे पता लगता है हमारे मित्रों की परेशानी के कारण। जब हम बजट की बात करते हैं, हर वर्ग से चर्चा की बात करते हैं, उसमें सुधार लेने की बात करते हैं, तो ये आलोचना में कह देते हैं कि साहब ये तो चर्चा का विषय रह गया है, अब तो ये चर्चा ही करेंगे बस, ये तो पिछले 5 साल से कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी हर वर्ग से चर्चा, अब आपको जानकारी नहीं है तो हमारा कसूर नहीं है। सबसे बड़ी बात, बार बार एक बात कह देते हैं कि साहब देखिए 10 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए, एक क्लिक के अंदर 12 लाख बीपीएल कार्ड नए बने। जिन लोगों के कार्ड बनने चाहिए थे उनके कार्ड नहीं बनते थे। अभी यहां पे भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रही थी 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट पंचकुला के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने रिश्तेदारों को और अपने सहयोगियों को दे देते हैं, वो तो भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, ये कहना है कांग्रेसी प्रवक्ता का। किसान भाइयों की 17,000 एकड़ जमीन सीएलयू के नाम पे लूट के बिल्डरों को दे दी जाती है, वो तो भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों के फायदे के लिए काम कर रही है, ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता। कांग्रेस प्रवक्ता और एनएलडी के प्रवक्ता कम से कम खुल के यहां ये तो बताएं कि जब आप सत्ता में थे आपके टाइम पे प्रदेश का बजट कितना था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। टीना करमवीर जी, एक बात और, मैंने करमवीर जी ने एक और बात कही है कर्ज की, उसके बारे में क्लियर कर देता हूं। ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2012-13 के अंदर 11,741 करोड़ रुपए का कर्ज लिया पांडे जी एक साल में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मात्र 5,372 करोड़ खर्च किया, बाकी बोल। उससे पिछले साल लिया 10,513 करोड़ रुपए का कर्जा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कितना खर्च किया 4,031 करोड़, बाकी बोल। तो मतलब जो सरकार जनता के पैसे का शोषण कर रही थी वो तो करमवीर जी के लिए बहुत अच्छी सरकार है, और जो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन कर दे, जो पैसा विकास पे खर्च होता है, इससे हमारी सड़कें, स्कूल, कॉलेज, पुल बनते हैं, वो कहते हैं ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक है अत्रे साहब, तो ये रोकना चाहूंगा आपको, समय की कमी हो रही है। अब टीना करमवीर जी, देखिए प्रवीण अत्रे जी पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार का बजट कितना था। देखिए किस तरीके से पल्ला झाड़ लेते हैं ये सरकार में क्या क्या कर रहे थे। सरकार में इसी वजह से आए थे कि कांग्रेस की ये नाकामी रही, तभी सरकार में आए। तो इनकी जिम्मेदारी क्या बनती थी कि कर्ज मुक्त करना हरियाणा प्रदेश को, लेकिन ये कर्ज मुक्त कहाँ कर पाए। सवाल सबसे बड़ा ये है, अब ये कांग्रेस पर खींचा फोड़ रहे अपनी गलतियां छुपाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जनता ने इनको बैठाया है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि कर्ज मुक्त करे हरियाणा प्रदेश को, लेकिन नहीं, ये तो उल्टा हम पर ही ठिकरा फोड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इनके यहाँ पर भी सरपंच और पंच का सोचिए, वो आंदोलन कर रहे, कभी सुना नहीं जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आज हालात क्या बन रहे हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। आप मनरेगा देखिए, केंद्रीय बजट में भी मनरेगा का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो इनसे क्यों ये चाहते नहीं है वो खुश रहे, क्योंकि ये समझते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो कांग्रेस के वोटर है। तो ये उनके लिए कुछ मनरेगा में कोई ऐसा प्रावधान नहीं करते। नहीं तो कोविड में भी आप देखिए कि जिस तरीके से मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जो कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी, जो कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा उसका कार्य रहा और प्रशंसनीय कार्य रहा। लेकिन वो ये अपने बजट में क्या ये कर पाएंगे ऐसा? मनरेगा का बजट इन्होंने घटा दिया। सोचिए आप, कोई छात्रों की स्कॉलरशिप तक नहीं मिल रही है। मौलाना आजाद का मुस्लिम देश के किसी देश के व्यक्ति नहीं है, उनकी छात्रवृत्ति को खत्म कर दिया है। हरियाणा प्रदेश में क्या ये SC/ST OBC वर्ग के लिए कोई ऐसी छात्रवृत्ति का प्रावधान करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो बिल्कुल खिलाफ हैं जनता के। लेकिन चुनाव के समय ये ऐसे वादे करते हैं तो जनता गुमराह हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको हर एक वर्ग के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, हर वर्ग के लिए इनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये कह रहे थे अभी MBBS के छात्रों के लेकर मजाक बना रहे थे कि अच्छा MBBS है तो नौकरी मांगे। आप सोचिए कि MBBS का सर्टिफिकेट लेकर, और चाहे PhD हो, MPhil हो, मास्टर्स हो, लोग घूम रहे हैं। आप विश्वविद्यालय में देखिए जिस तरीके से अगर RSS और बीजेपी का कोई व्यक्ति है तो उसको नौकरी मिलने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि आपके पास टैग होगा। लेकिन अगर आप बीजेपी RSS का कोई, अगर आपके पास कोई मैं कहना चाहती हूँ कोई सिफारिश नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी विडंबना है ये देश में। ठीक है टीना जी, आता हूँ आपके पास। रजवंत टहलवाल साहब, रजवंत साहब जी, टीना जी भी आपका साथ दे रही हैं, क्या गठबंधन होगा अगले साल? है जी, टीना जी भी आपके साथ उसी मैच में है, कह रहे, वो भी कह रही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, आप भी कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा है, इशू सेम लग रहा है। चीज है
एक चीज है, अभी आप एक चीज समझने की जरूरत है। अभी सरकार ने 650 के लगभग एडीओ की पोस्ट निकाली थी, कृषि विकास अधिकारी की पोस्ट निकली, और उस कृषि विकास अधिकारी की पोस्ट 650 निकाली है। इसका मतलब वहां पे जरूरत है 650 की, तभी तो सरकार ने निकाली है ना। और वहां पर उसमें क्वालिफाई कितने हुए? 50 बंदे। सरकार उनको पोस्टों को भर नहीं पा रही। अभी प्रवीण आत्रेय जी जो बात बता रहे थे वो बिल्कुल उनकी बात से मैं एक चीज जरूर सहमत हो जाऊंगा कि 925 अगर इन्होंने डॉक्टर्स की वैकेंसी निकाली और लगभग 7000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने अप्लाई किया और नौकरी इन्होंने सरकारी कितनी दी? 925। तो क्या वो डॉक्टर्स के लिए सरकारी, अगर सरकारी हमारे पास खामिद पद है और उसके बावजूद भी सरकार अगर पद नहीं भर पा रही तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? नाकामी किसकी बताएं? हम सरकार की बताएंगे। आज प्रिंसिपल कॉलेजों में नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, तो फिर किसकी कमी बताएं हम? आज अध्यापक, वहां पर बच्चों के पास अध्यापक नहीं है। 3-3 साल से जिन स्कूलों में जो स्कूलों की बुक नहीं आ रही, आपको मैं बताना चाहूंगा पहली से 8वीं तक की बुक्स 3 साल से नहीं आई है। और ये चीज कहते हैं कि हमने विकास किया है। जिस देश में शिक्षा के ऊपर रोक लगाने का काम किया हो, आज ये निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम करते हैं शिक्षा में, जबकि सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। ये चीज इनको कौन बताएगा? हम इनके ये हम फाइनल कमेंट 30 सेकंड में बात कहूंगा। आलोचना का स्तर देखिए फिर पांडे जी, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने वैकेंसी निकाली। जब सरकार वैकेंसी निकाल रही है तो इसका मतलब सरकार भरना चाहिए, तभी तो वैकेंसी निकाल रही है वो जी। जहां पे हमें जरूरत है वहां वैकेंसी निकाल के उसकी भर्ती हो रही है। यही काम कर रहे हैं, इसलिए 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे टीना भी एक बात है कि सरकार ने मनरेगा का बजट घटा दिया। अब देखिए कांग्रेस की सोच को समझिए, मनरेगा का बजट कम होना ही इस बात का परिचायक है कि देश के अंदर रोजगार सुगमता से उपलब्ध हो रहा है और बेहतर हो रहा है। क्योंकि मनरेगा आर्थिक तरक्की का क्या परिचायक नहीं है। मनरेगा वो स्कीम है जो संकट की स्थिति में, ऐसी स्थिति के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में काम आए जब हमारे हालात अच्छे ना हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मनरेगा में मजदूरी तभी करना चाहेगा जब उसको कोई अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान सरकार ने रोजगार के मामले पे, आर्थिक प्रगति के मामले पे जो काम किया है वो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं, IMF की रिपोर्ट में देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में देख रहे हैं। इस वजह से मनरेगा में जारी करने की आवश्यकता नहीं है, उससे बेहतर रोजगार मिल रहे हैं। जो उद्योगों के अंदर प्रगति हो रही है, जो हाईवेज बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसमें रोजगार का सृजन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। टीना करमवीर जी फाइनल कमेंट दीजिए। सोच जो है एक NGO वाली सोच है कांग्रेस की। कांग्रेस ये सोच रही है कि मनरेगा योजना पता। ठीक है अत्रे साहब आपने मनरेगा को खारिज कर दिया एक तरीके से आपने मनरेगा को। देखिए कितनी आसानी से ये बात से पलट गए और ना कर्ज पर बोले ना बेरोजगारी पर बोले। और आप देखिए कि ये ग्लोबल है, ग्लोबल क्यों नहीं बोले? बेरोजगारी टीना जी जल्दी से कंप्लीट करिएगा, फाइनल कमेंट दीजिए 30 सेकंड में। आप महंगाई पर क्यों नहीं बोलते हैं? 80 करोड़ क्यों नहीं बोलते हैं? भोजन दे रही है। आप सोचिए, आपके अत्रे साहब 30 सेकंड दे दीजिए, टीना जी को 30 सेकंड दे दीजिए। पनीर पर भी GST लग रहा है, आपके यहाँ रोटियों पर भी, पराठे पर भी GST लग रहा है। आप देखिए प्रदेश की हालात कैसे हो गए। महंगाई पर नहीं बोले आपने जवाब ही नहीं दिया। आपने कहा GST पर व्यापारी वर्ग को कितना नुकसान। ठीक है टीना जी आपको रोकना चाहूंगा। रजवंत बेनीवाल साहब 30 सेकंड में कंप्लीट करिए फाइनल कमेंट। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बातें कही जाती थी कि बीजेपी हमेशा पूंजीपतियों के साथ होता है, बीजेपी का हाथ हमेशा पूंजीपतियों के साथ होता है, ये आज इस बात से बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि जो व्यक्ति अडानी का, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि जितने भारी मात्रा में जो सरकार की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि बैंकों ने जो उनको कर्ज देकर उनको व्यापार में जो 608 नंबर से और वो 30 नंबर के जो पायदान पर लेके आने का काम जो किया है, कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें बड़ा रोल है। अगर यही हाथ अगर भारतीय जनता पार्टी का गरीबों के साथ होता तो निश्चित तौर पर आज देश का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनता। लेकिन ये बार बार इस चीज को कहकर आगे कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को हमने निःशुल्क भोजन कराने का काम किया। अब मैं ये चाहता था सरकार से कि कम अगर उनको भोजन कराने की बजाय, अगर उनको खाना देने की बजाय, अगर उनको कहीं इस लायक बनाए थे कि वो खुद खाने के काबिल हो जाते तो शायद सरकार का ये पैसा बर्बाद नहीं जाता। लेकिन सरकार का ध्यान हमेशा पूंजीपतियों के साथ होता है। ठीक है रजवंत साहब रोकना चाहूंगा आपको, समय की कमी है हमारे पास। तो चर्चा में आप सभी ने बहुत बहुमूल्य समय दिया। प्रवीण अत्रे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टीना करमवीर जी आपका भी धन्यवाद, रजवंत बेनीवाल साहब आपका भी धन्यवाद। और हमारे साथ रजवंत साहब से पहले न्यायालय से जुड़े हुए थे ओंकार सिंह जी आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।